हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज को शुरुआत किए हुए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी को जो है ना दोस्त, मैप के सहारे हम लोग देख रहे हैं। हर एक टॉपिक को जो है मैप के सहारे हम लोग देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं इजी वे में। सरल तरीका से हम लोग को याद होते जा रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले कितना वीडियो डाल दिए हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो देख लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो पर डे हम डाल रहे हैं और मैप के सहारे सरल तरीका में जो है समझ रहे हैं और याद भी होते जा रहा है। दोस्तों, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए। तो जो भी लोग अगर इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, कृपया जाकर के एक बार इस वीडियो को देख लें। बहुत ही आपको एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम आज बात करने जा रहे हैं और जो इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग समझ रहे हैं मैप के थ्रू, उसी के अंतर्गत आज मेरा टॉपिक जो है दोस्त, जैसा कि कल हम लोग देखे थे नॉर्थ ईस्ट का पर्वत पहाड़ी, जो पूर्वोत्तर भारत का जो पर्वत पहाड़ी है उसको देखे थे, समझे थे। हिमालय का कुछ पाठ पढ़े थे हम लोग। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के बाद जो है ना, आज दक्षिण भारत की बात करने जा रहे हैं हम लोग। दक्षिण भारत में जो भी हमारा पर्वत पहाड़ी या श्रेणी है दोस्तों, उसको हम लोग आज देखेंगे मैप के सहारे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग कल देख लिए थे पूर्वोत्तर भारत का पर्वत पहाड़ी को, तो आज हम लोग दक्षिण भारत, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत पहाड़ी है। क्योंकि आजकल जो है ना पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत को ही ज्यादातर दोस्त पूछा जाता है। तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, मैप से हम लोग देखेंगे तो इजी वे में जो है दोस्त याद हो जाएगा हम लोग को। देख लीजिए आप लोग, एक नजर एक झलक में देख लीजिए। देखने से यह बहुत फास्ट लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको अभी 2 मिनट में चुटकियों में इसको साफ करेंगे और माइंड में छप जाएगा। यह एकदम इजी वे में सरल तरीका में जो है ना दोस्त, यह याद हो जाएगा हम लोग को। तो आइए हम बात करते हैं इसका कि कैसे कैसे याद करना है, क्या करना है, याद क्या करना है, बस मैप से देखना है और बस इसको पॉइंट को जो है ध्यान में रखते जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग नॉर्थ इंडियन का जो इधर का जो भी पर्वत पहाड़ी था दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कल जो देखे थे हम लोग पूर्वोत्तर भारत का, इधर इधर जहां भी जो पर्वत पहाड़ी था उसको हम लोग देख लिए थे। और आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, साउथ इंडिया का जो भी पर्वत पहाड़ी है उस पर हम लोग आज, मेरा आज का टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत का जो भी पर्वत पहाड़ी है उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका शुरुआत जो है दोस्तों गुजरात से करेंगे। गुजरात से इसका शुरुआत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, यह सही रहेगा। हाँ, यह सही रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम यहाँ शुरुआत करेंगे दोस्तों गुजरात से। गुजरात से जो है दोस्त हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और गुजरात में जो भी पर्वत पहाड़ी है ना उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो कच्छ की पहाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह पर्वत पहाड़ी जो है दोस्त, यह कच्छ की पहाड़ी है। तो हम लोग जान रहे हैं कि गुजरात में कच्छ का रण है, तो यहाँ पे याद करने के दृष्टि से इजी है और यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि यह नाम से स्पष्ट है। तो कच्छ की पहाड़ी। उसके बाद है दोस्त मांडवी, इसको ध्यान रखना है। मांडव मांडव पहाड़ी है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन दिया गया है मांडव पहाड़ी। उसके बाद से आपको गिरी पहाड़ी यहाँ पूछा जाता है दोस्तों। गिरी पहाड़ी यहाँ जो है ना, गिरी पहाड़ी यह एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए जो फेमस है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। गिरी पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात। गिरी गुजरात ध्यान में रखना है, ऐसे हम लोग को याद रखेंगे। गिरी कहाँ है? गुजरात में। तो दोस्तों 1 मिनट देखिए, यह गिरी कहाँ है? गुजरात। उसके बाद दोस्त देख लीजिए, यहाँ पे सातमाला पहाड़ी, सातमाला श्रेणी है। सातमाला श्रेणी भी कहाँ पे है? तो इसका लोकेशन आप देखेंगे ना, तो यह गुजरात के साथ साथ जो है ना दोस्त, यह एमपी का एरिया है। यह जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ हम लोग मैप में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। मैं लोकेशन इसलिए मैं बोला था कि ध्यान रखना है लोकेशन। तो यह जो है ना सातमाला पहाड़ी का आप लोकेशन एक बार देख लीजिए। यह जो है दोनों स्टेट में फैला हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं गुजरात के साथ साथ जो यह एमपी में भी फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्त, सातमाला हो गया। तो गुजरात में हम ऐसे याद रखेंगे, कच्छ की पहाड़ी, फिर मंडप की पहाड़ी, उसके बाद है गिरी पहाड़ी और एक जो है सतमाला की पहाड़ी। सॉरी दोस्त, सतमाला की पहाड़ी। तो इस तो ध्यान में हो गया, गुजरात की पहाड़ी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं दोस्त? आरावली की पहाड़ी। आरावली श्रेणी जो है, उसके बाद बिंद श्रेणी को देखेंगे, फिर सतपुरा श्रेणी को देखेंगे। यह जो है ना दोस्त, हमेशा आपको सजाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में आप इन तीनों पहाड़ियों को सजाइए। जैसे आरावली हो गया, बिंद श्रेणी हो गया, सतपुरा श्रेणी हो गया। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं कि आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसका जो ऊंचाई है दोस्त कितना है? तो 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर का। तो हम लोग इस बात को भी जो है ध्यान रखेंगे कि आरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद जो है दोस्त विंध्य श्रेणी, बीच में जो है विंध्य श्रेणी आ जाता है। और यही विंध्याचल श्रेणी जो है ना दोस्त, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला कौन सी श्रेणी है? यह एग्जाम में पूछ लिया गया है कितना बार?
तो हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोकेशन से देख लीजिए, यहाँ पे यह जो है लगभग बीच में है, इधर नॉर्थ है, सॉरी इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि विंध्य श्रेणी जो है इंडिया को दो भागों में जो है बांट रही है यहाँ पे। फिर इसके नीचे आते हैं तो दोस्त सतपुरा की श्रेणी है। हम लोग पढ़े हैं सतपुरा, देखे हैं पीछे सतपुरा की श्रेणी, और इसको देख लेंगे। अरावली हो गया, विंध्य श्रेणी हो गया और सतपुरा श्रेणी हो गया दोस्तों। अब यही सतपुरा के श्रेणी से ना नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है निकलती है, और इसके बीचों बीच में जो है यह पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों ध्यान रखना है हम लोग को कि यहाँ पे ताप्ती और यह नर्मदा नदी इधर से आती है और इधर निकलती है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो है ना दोस्त सतपुरा श्रेणी है, और सतपुरा श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी के दक्षिण में है। तो इस सब बात को ध्यान रखना है, खासकर विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी को और यहाँ पे अरावली को, इसको ध्यान में रखना है। अरावली के दक्षिण में विंध्य श्रेणी हो जाएगा और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में जो है सतपुरा श्रेणी हो जाएगा। दोस्तों अभी अभी बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा था कि ताप्ती नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो दोस्तों यही सतपुरा श्रेणी है जिससे जो है ताप्ती नदी निकलती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग नदी को भी चर्चा करेंगे और किस पर्वत से निकल रही है, कहाँ उसका मुहाना है, उसकी सहायक नदी क्या है, सबको हम लोग मैप के ही थ्रू देखेंगे। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सब पे मैप पे दर्शाया हुआ है, ताकि समझने में बहुत ही सरल हो सके। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया आपको दोस्त 3, अरावली, विंध्य श्रेणी, सतपुरा। उसके बाद आइए यहाँ पे, तो यह महादेव पर्वत श्रेणी है। महादेव है यहाँ पे, यह भी कहाँ है दोस्त, लोकेशन इसका देख लीजिए। हम लोग लोकेशन देख रहे हैं। विंध्य श्रेणी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा की श्रेणी भी मध्य प्रदेश में। महादेव की श्रेणी भी जो है मध्य प्रदेश में है। यह अरावली वाले जो एरिया है वह राजस्थान का एरिया है, थोड़ा सा गुजरात में है। उसके बाद संपूर्ण जो है अरावली, और अरावली बढ़ते बढ़ते जो है ना दोस्त दिल्ली तक जो है यह फैला हुआ है। तो यह अरावली राजस्थान में दोस्त। मध्य प्रदेश में जो है इन चारों पर्वत श्रेणी को जो है ध्यान में रखना है। विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल। और मैकाल की जब बात करेंगे ना दोस्त, तो यह छत्तीसगढ़, देख लीजिए यहाँ पे, यह छत्तीसगढ़ का एरिया है। इसीलिए हम बोले हैं कि मैप को ध्यान में रखना है। यह छत्तीसगढ़ का एरिया है, और छत्तीसगढ़ में भी जो है मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है यह फैला हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ यह एमपी में भी जो है फैला हुआ है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, इधर आगे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। गढ़जात श्रेणी, यहाँ पे देखेंगे तो राजमहल है, और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ना दोस्त झारखंड में, यह जो है दोस्त झारखंड का यह एरिया है। यह देखिए आप लोग, यह जो है झारखंड का एरिया है, यह जो है झारखंड का एरिया है। और यही झारखंड के एरिया में जो है ना, यह देख लीजिए यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ है। राजमहल की पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ। और गढ़जात जो है दोस्त थोड़ा सा इसका एरिया जो है उड़ीसा में भी फैला हुआ है। तो झारखंड के साथ साथ गढ़जात की पहाड़ियाँ जो है वह उड़ीसा में भी फैला हुआ है। मलयगिरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, पिछले वीडियो में देखे बताए हैं हम कि मलयगिरी की पहाड़ियाँ जो है दोस्त उड़ीसा में है। उसके बाद है नयागढ़ की पहाड़ियाँ। नयागढ़ की पहाड़ियाँ भी कहाँ है, उड़ीसा में। ध्यान रखना है। तो उड़ीसा में मलयगिरी और नयागढ़ ध्यान रखेंगे। गढ़जात और राजमहल, राजमहल तो जान रहे हैं हम लोग झारखंड में है, और गढ़जात को ध्यान रखेंगे, झारखंड के साथ साथ यह उड़ीसा में भी फैला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, महादेव देख लिए हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र के एरिया में। देख लीजिए यह जो है दोस्त, यह यहाँ से यहाँ तक जो है यह महाराष्ट्र का एरिया है। देख लीजिए यहाँ पे। अब इस एरिया, महाराष्ट्र के एरिया में जो जो भी है ना दोस्त, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लोग बालाघाट को याद रखेंगे। बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो देख लीजिए यहाँ पे, यह महाराष्ट्र के एरिया में। अजंता हम लोग जान रहे हैं, अजंता की गुफा भी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। यह पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ी। हरिश्चंद्र की पहाड़ी भी महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर तो हम लोग पढ़े भी हैं कि कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है। इधर है देख लीजिए कालसुबाई। कालसुबाई की पहाड़ियाँ भी जो है, कालसुबाई की चोटी है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, यह भी है महाराष्ट्र का, यह भी महाराष्ट्र के एरिया में। अब हम बात करेंगे ना दोस्त, अब हम बात कर रहे हैं कालसुबाई की बात। तो इस एरिया को जो देख रहे हैं ना, यह कोस्टल एरिया, यह कोस्टल एरिया को पश्चिमी तट के नाम से हम लोग जानते हैं। वेस्टर्न पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं, जिसको कि सहादरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो सहादरी को जो है ना 3 श्रेणी में बांटा गया है दोस्त। सहादरी को, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, इस पे बांटा हुआ है, उसको आगे हम चैप्टर में देखेंगे। सहादरी को 3 पार्ट में बांटा गया है, उत्तरी सहादरी, मध्य सहादरी और दक्षिणी सहादरी। तो ऐसे करके, तो यह कालसुबाई जो है ना, कालसुबाई के बारे में क्या फैक्ट याद रखना है। उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्त कालसुबाई है, जिसकी ऊंचाई जो है 1665 मीटर। सॉरी, यह जो है दोस्त कालसुबाई उत्तरी सहादरी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करते हैं इधर महाबलेश्वर के बारे में। महाबलेश्वर देख लीजिए, महाबलेश्वर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यह भी जो है ना, यह भी उत्तरी सहादरी का एरिया है। उत्तरी सहादरी का एरिया है, और यह सेकेंड टॉपेस्ट चोटी है।
यह जो है उत्तरी सह्याद्री का सेकेंड टॉपेस्ट चोटी जो है बोलेंगे तो महाबलेश्वर है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कालसुवाई के साथ साथ महाबलेश्वर को, और यह भी ध्यान रखेंगे कि यह किस राज्य में है। तो यह महाराष्ट्र का एरिया है, पहले हम लोग बता दिए हैं। तो ध्यान रखना है बालाघाट, अजंता की श्रेणी, हरिश्चंद्र पहाड़िया, उसके बाद कालसुवाई, फिर इधर महाबलेश्वर। उसके बाद हम देखते हैं दोस्त चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ यहाँ पे देख लीजिए, यह चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ है और यह कर्नाटक का भाग है। यह जो है दोस्त कर्नाटक का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, तो यह कर्नाटक का भाग है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है इसको पहले ध्यान रखेंगे। चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे देखिए कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है, और यहाँ पे जो है दोस्त दोदा बेटा, इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले ही यहाँ पे देखेंगे, पहले देखते हैं चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ, फिर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ये जो है तीन, और तीन को यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में कैसे है। पहले है चित्रदुर्ग, फिर बाबा बुदन, फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो हम लोग को ध्यान में रखना है इस लोकेशन को। और यह देखिए यहाँ पे कुद्रेमुख आता है दोस्त, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में कुद्रेमुख की चोटी जो है, यह मध्य सह्याद्री की बात करें हम, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख, जिसको आगे हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि यह कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। और अब देखिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए अब इसको जो है ना हम लोग देखेंगे कर्नाटक का एरिया में। देख लिए चित्रदुर्ग, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी और दोदा बेटा। दोदा बेटा हम लोग जान रहे हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की सेकेंड टॉपेस्ट चोटी है। हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं इसका। तो यह देखिए दोस्त, यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ना, यह कितने स्टेट में फैला हुआ है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यह देख लीजिए इधर, तो यह केरल का एरिया है, इधर आएंगे तो यह कर्नाटक का एरिया है, और इधर जब आ जाएंगे तो यह तमिलनाडु का एरिया है। तो दोस्तों यह तीन राज्य में फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसको कि तीन राज्य में जो है यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, और यह जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर है दोस्त अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी यह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य के बाउंड्री साझा करता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुदी है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हम लोग पढ़े हैं, पिछले 3 वीडियो से भी इसका चर्चा हो रहा है। तो अन्नाईमुदी जो है अन्नामलाई पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी की पहाड़िया है। फिर हम लोग यहाँ तक क्लियर कर दिए हैं इस एरिया का, पश्चिमी तट के एरिया का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों पूर्वी तट के एरिया का। दोस्तों पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल के भी नाम से जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कितना बार एग्जाम में। तो पूर्वी तट पे कौन कौन से पहाड़ियाँ और किस स्टेट में आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए अब जा रहे हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे रंपा पहाड़ी, रंपा एक विद्रोह भी हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का एरिया दोस्तों देख लीजिए, यह जो है आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, रंपा पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शेषाचलम की पहाड़ियाँ है, पालकोंडा की पहाड़ियाँ है। तो यह जो है तीन हम लोग देख लिए 4 पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। रंपा पहाड़ियाँ, ये सब जो दोस्तों इससे क्या पूछा जाएगा ना, आपसे सीधे लोकेशन पूछा जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन इससे नहीं बनाएगा। अगर यहाँ से हार्ड क्वेश्चन आपका बनता है तो सीधे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण में सजाइए या फिर दक्षिण से उत्तर में सजाइए। इन पहाड़ियों को आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 2-3 पहाड़ियाँ, और उसको सजाने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ से यही क्वेश्चन हार्ड बन सकता है। अदरवाइज आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है यह। तो इसका ध्यान रखना है हम लोग कि किस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। रंपा पहाड़िया, नल्ला मलाई की पहाड़िया, उसके बाद पालकोंडा की पहाड़िया, और यहाँ पे शेषाचलम। दोस्तों शेषाचलम से एक यह पॉइंट है यहाँ पे कि यह शेषाचलम की पहाड़िया जो है ना दोस्त, यह 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। यह जो है 7 पहाड़ियों से जो है मिलकर बना हुआ है। और हम लोग सबसे फेमस जान रहे हैं कि तिरुपति बालाजी विश्वनाथ जो है मंदिर यही पहाड़िया में स्थित है। यही पहाड़ शेषाचलम पहाड़िया जो है यहीं पे जो है जो तिरुपति बालाजी विश्वनाथ मंदिर है यही शेषाचलम पहाड़िया में जाकर के स्थित है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। रंपा, नल्ला मलाई, उसके बाद शेषाचलम, फिर पालकोंडा, यह जो है पहाड़िया आपका आंध्र प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेंगे हम। अब आते हैं जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे सबसे पूछा जाता है लेकिन ज्यादातर दोस्तों यहाँ पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप उठा करके देखिए जावेदी की पहाड़िया। तो पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो देख रहे हैं यह लोकेशन, यह जो है एरिया तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु वाले एरिया को हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्त कि कहाँ पे क्या है। तो और इसको सबसे सजाने के लिए हमेशा दिया गया है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ध्यान रखना है हम लोग को। एक साइड से याद रखेंगे तो दूसरे साइड से जो है अपने आप याद हो जाएगा। जावेदी की पहाड़िया, सेवराय की पहाड़िया, हमेशा पूछा गया है जावेदी और सेवराय।
उसके बाद पंचमलाई की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ आप लोग कितना बार सुने होंगे, तो सब तमिलनाडु में है। जावेदी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। पंचमलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। फिर पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और इसको यही लाइन से जो है ना दोस्त सजाने के लिए आपको दिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग एक लाइन में एक उंगली पे इसको याद रखेंगे। जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पालनी, सब 4 पहाड़ियाँ जो है कंटिन्यू एक लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त सबसे नीचे में इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ये भी जो है दोस्त अधिकांश भाग इसका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और केरल का भी यह बाउंड्री साझा करता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। ज्यादातर इसका ऑप्शन में तमिलनाडु पूछा जाता है। उसके बाद ये सब का चर्चा, नीलगिरी की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। तो दोस्तों यही था दक्षिण भारत के जो है पहाड़ी पर्वत पहाड़ी श्रेणी जो भी था, हम लोग देख लिए दक्षिण भारत में क्या क्या है। और दक्षिण भारत के साथ साथ जो है हम लोग मध्य भारत का भी देख लिए हैं, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और अरावली की श्रेणी भी देख लिए, इसके मेन पॉइंट भी देख लिए। अब हम देखेंगे ना दोस्त तटीय तटीय भारत का जो पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और वो भी जो है मैप के सहारे। तो इतना हम लोग एक बार देख लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, खासकर लाइन से ध्यान रखिएगा कि किधर से किधर हम लोग को पढ़ना है, किधर से किधर जो है ध्यान रखना है, याद रखना है, इस सबको देखते रहिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग एक बार देख करके समझ लीजिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो याद करने वाला है, समझने वाला, तो हम समझा दिए कहाँ पे क्या है। कुछ कुछ दोस्त जो है याद करने की चीज होगा, फैक्ट होगा, उसको जो जैसे में कि देख लीजिए, यहाँ सतपुरा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी, हमने छोड़ दिया, इस पॉइंट को माइंड से निकल गया, तो इसको ध्यान रखना है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, इसको ध्यान रखना है हम लोग। उसके बाद सतपुरा को इसको देख लीजिए, आपको पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को जो है दोस्त सतपुरा की रानी कहा जाता है, सतपुरा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को मिल जाएगा एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट, बाद बाकी जो समझने का चीज है वो हम आपको समझा दिए हैं। उसके बाद है देख लीजिए गिरी पहाड़ियाँ हम लोग पढ़े हैं गुजरात में, गिरी पहाड़ियाँ को गुजरात में पढ़े हैं, इसको गिरनार पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। और यह जो है बब्बर शेर के लिए या एशियाई शेरों के लिए फेमस है, यह कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे तटीय पर्वत श्रेणी। देख लीजिए तटीय पर्वत श्रेणी में कौन कौन पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे तटीय पर्वत श्रेणी की बात करें दोस्त, तो यह जो समुद्र का एरिया वाला भाग है उसको हम लोग तटीय भाग बोलते हैं, और इसमें जो पर्वत श्रेणी है उसको तटीय पर्वत श्रेणी की बात हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि कहाँ कहाँ, पहले तो हम तट को कैसे विभाजन किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तटीय भाग को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग गुजरात से शुरू कर रहे हैं, और गुजरात में हम लोग जान रहे हैं कि काठियावाड़ तट है। गुजरात के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काठियावाड़ का तट बोलते हैं। यह इसका एरिया कहाँ से है दोस्तों? देख लीजिए यहाँ पे कच्छ की रन से लेकर के, और यह एरिया आया है और यहाँ तक है दोस्तों। कच्छ की रन से लेकर के आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यह दमन आपको दिखने में, दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्त, वहां तक के जो है काठियावाड़ का तट है। तो गुजरात से सीधे क्वेश्चन पूछेगा या पूछा गया है कि गुजरात के तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। फिर दोस्त उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद काठियावाड़ तट से लेकर के यहाँ पे देख लीजिए गोवा के तट, जहां तक गोवा फैला हुआ है, सॉरी, देख लीजिए यहाँ पे दमन से लेकर के गोवा तक। और गोवा में एक जगह दोस्तों, एक गोवा में जगह एक नदी है तेरखोर नदी तक यह जो है फैला हुआ है। उस दमन से लेकर के गोवा तक जो फैला हुआ तट है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट। तो ऊपर में हम लोग देख लिए काठियावाड़ तट, फिर जो है कोंकण तट पढ़ लिए। तो कोंकण तट देख लीजिए, यह महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र के तट वाला भाग है जो कि दमन से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद जो है दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग तो केनरा तट आता है। केनरा तट जो है गोवा से लेकर के, और कहाँ है? तो कर्नाटक के मंगलोर तक। कर्नाटक के मंगलोर तक जो है यह कोस्टल एरिया फैला हुआ है, आपका केनरा का तट। केनरा के तट के नाम से जानते हैं, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलोर तक। और उसके बाद हम बात करें दोस्त, केनरा तट के बाद जो है मालाबार तट का नाम आता है। मालाबार तट जो है यहाँ पे देख लीजिए, मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो है एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट बोलेंगे। मालाबार तट गोवा से लेकर के कहाँ तक? तो गोवा से, सॉरी, आपका मालाबार तट हो जाएगा कहाँ से? मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो इसको ध्यान में रखना है। और हम पॉइंट को क्या ध्यान में रखेंगे दोस्त? कोंकण तट। कोंकण तट की लंबाई आपसे पूछा गया है कितना बार एग्जाम में, तो इसका जो है 720 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोंकण तट की अगर लंबाई आपसे पूछ दिया जाए तो हो जाएगा 720 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है 720 को, कोंकण तट की लंबाई। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं।
पहले तो कठियावाड़ तट, जो कि कहाँ से है, तो कच्छ से लेकर के दमन तक के जो तट फैला हुआ है उसको कटियार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर दमन से लेकर के गोवा तक जो है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जिस तट की लंबाई जो हो जाएगा दोस्त 720 किलोमीटर। उसके बाद है दोस्त केनरा तट। केनरा तट की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा से लेकर के मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर तक जो है केनरा तट का नाम आता है। उसके बाद मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक दोस्तों मालाबार तट जिसको कि पश्चिमी तट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस तट पश्चिमी तट को सहादरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह सब पॉइंट जो है दोस्त याद रखना है। तो कोस्टल एरिया पे जो स्थित है उस सबको हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आइएगा दोस्तों, कन्याकुमारी से लेकर के अब देख लीजिए, कन्याकुमारी तक से लेकर के अब पुलिकट झील है यहाँ पे, या कृष्णा नदी का एरिया है। पुलिकट झील या कृष्णा नदी के तट तक जो है कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह पूर्वी एरिया है तो इसको पूर्वी तट भी बोला जाता है। इसको जो है पूर्वी तट के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, पूर्वी तट को ही कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब यह जो है यहाँ तक पुली तट तक ही फैला हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आइए तो कृष्णा नदी देख लीजिए। यहाँ पे कृष्णा नदी से लेकर के यह महानदी आ रहा है। तो कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक के तट को जो है उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक, पुलिकट झील या कृष्णा नदी से लो दोस्त महानदी तक के जो तट है उसको उत्तरी सरकार बोला जाता है। फिर जो है यह उत्तरी सरकार से लेकर के आप देख लीजिए, यहाँ पे महानदी से लेकर के, और यहाँ पे देखिएगा आप तो यह पश्चिम बंगाल का एरिया है। पश्चिम बंगाल के तट तक को उत्कल तट बोलते हैं। सबसे ऊपर में जो उत्तरी है, महानदी के उत्तर में जो तट है उसको क्या बोलेंगे, तो उत्कल तट बोलेंगे। और कृष्णा से महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार। दोस्त उत्कल और उत्तरी सरकार में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर में उत्कल तट है, उसके बाद जो है कृष्णा और माही के बीच में वह जो है उत्तरी सरकार है। तो इसको ध्यान में रखना है, हम लोग को गलती नहीं करना है, इस सब पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देख लिए हम लोग पिछले अभी देखे हैं, इस सबको एक बार फिर से जो है रिपीट कर लेंगे हम लोग कि तटीय भाग पे कौन कौन है। गोवा में हम लोग अभी पढ़े थे कि मंडप पहाड़ी है, बरडा पहाड़ी है, गिरी पहाड़ी है। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन है, बालाघाट है। कालसुवाई की पहाड़ियाँ हम अभी चर्चा किए थे कि यह जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हरिश्चंद्र की पहाड़ी जो कि इसी पर जो है कालसुवाई की चोटी है। फिर महाबलेश्वर, यह भी महाराष्ट्र का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शेषाचलम जो 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है, और यह जो है इसी पे पहाड़ी पे जो है तिरुपति बालाजी विश्वनाथ मंदिर है। फिर जो है चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक एरिया है। बाबा बुदन की पहाड़ी, यह जो है दोस्त कर्नाटक में है। और केदरेमुख, यह दोनों जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कितना बार बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षा में भी पूछ लिया गया है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ लौह अयस्क के लिए यह फेमस है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, इसको ध्यान में रखना है। फिर जो है दोस्त नीलगिरी के बारे में चर्चा कर लिया हम लोग। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर जो है यहाँ पे अन्नामलाई है, अगस्त मलाई हो जाएगा दोस्त। इसकी चोटी इलायची की पहाड़ी है, कन्याकुमारी है। सब हम लोग देख लिए हैं। इधर भी देखे आप लोग दोस्त, पालनी की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सेबराई की पहाड़ी, जावेदिक पहाड़ी। उसके बाद जो है पालकोंडा की पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई, यह भी आंध्र प्रदेश में। रंपा पहाड़ी सब आंध्र प्रदेश में। नयागढ़ या उड़ीसा का एरिया है। महेंद्रगिरी हम लोग पढ़े हैं कि महेंद्रगिरी भी जो है की चोटी है कहाँ पे, तो उड़ीसा में। और एक महेंद्रगिरी जो है यहाँ जो सबसे दक्षिणतम ऊंची चोटी है, भारत का सबसे दक्षिणतम ऊंची चोटी जो अगर आपसे पूछे तो महेंद्रगिरी जो है तमिलनाडु के एरिया में कन्याकुमारी के पास है। और एक महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है, जो कि नयागढ़ पहाड़ी की चोटी है। गढ़जात की पहाड़ी हम लोग पढ़ लिए हैं, उड़ीसा के साथ साथ जो है झारखंड में फैला। राजमहल की पहाड़ी भी झारखंड में है। मलाईगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है, यह भी हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों ये सब पर्वत पहाड़ी को अभी हम लोग देखे थे, और तट के अनुसार भी हम लोग देख लिए। इसको भी दोस्त ध्यान रखिएगा कौन सा तट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। और यह कठियावाड़, कोंकण, केनरा, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, और उसके बाद जो है उत्तरी सरकार और उत्कल तट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है देख लीजिए आप लोग कि हमने लिखा हुआ है पंचमलाई की पहाड़ियाँ को क्या बोलते हैं, ग्रीन माउंटेन बोलते हैं दोस्तों। हमने कल एक वीडियो में पढ़ाए थे आपको ब्लू माउंटेन जो कि कहाँ था, तो मिजोरम में था। मिजोरम में एक पहाड़ी थी, उसकी ऊंची चोटी थी ब्लू माउंटेन। और आज भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन माउंटेन है। और ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को भी जो है ना दोस्त यहाँ पे ब्लू माउंटेन बोला गया है। नीलगिरी को भी ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, जो कि यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। और पंचमलाई को जो है ग्रीन माउंटेन बोलते हैं। देख लीजिए, हम लोग ब्लू माउंटेन अभी तक पढ़े थे, यहाँ पे है ग्रीन माउंटेन, जो कि पंचमलाई पहाड़िया का नाम है ग्रीन माउंटेन। और इसमें जो है ना लिग्नाइट कोयला के लिए जो है यह फेमस है दोस्त।
लिग्नाइट कोयला के लिए ग्रीन माउंटेन फेमस है, जिसको कि पंचमलाई पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यही था, यही पॉइंट था ये सब। और इस सब पॉइंट को जो है दोस्त लिख दिया गया है, कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के लिए फेमस है। पश्चिमी घाट जो अभी हम लोग पढ़े, जिसको कि सह्याद्री बोला जाता है, उसको कई पार्ट में बांट दिया गया है। तो यह जो है हॉट स्पॉट या जैव विविधता के लिए फेमस है। और यहाँ पे देखिएगा तो यह 2012 का डाटा है। 39 स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है सूचित जोड़ा गया था। और यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्त, देख लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे पहला जो है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 1982 में। 1982 में जो है नीलगिरी की पहाड़ी को घोषित किया गया था। BSR बायो रिजर्व स्फीयर इसको जो है घोषित किया गया था। सब पॉइंट जो है दोस्त इसमें मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए सब पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को लिए मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1982 नहीं, 1986 है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ब्लू माउंटेन को, जो नीला पर्वत को सबसे पहले यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी सूची में, तो 1986 में शामिल किया गया। तो इसको ध्यान रखें, चूंकि यह पहला भारत का पहला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसको प्रोग्राम में शामिल किया गया 1986 में। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैप से पहले समझ लीजिएगा। फिर से इसमें जो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, आप लोग PDF को 1 से 2 बार जरूर रीडिंग कर लीजिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जो भी हमने पढ़ाया दोस्त सब इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए। कुछ पॉइंट छोड़ा हुआ है, वो आपको पेन से हाईलाइट मिल जाएगा, उसको ध्यान रखना है। मलाईगिरी की पहाड़ियाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, जो कि हम मलाईगिरी की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में स्थित गढ़जात की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिण पूर्वी विस्तार में यह उड़ीसा राज्य में है। मलाईगिरी के पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। तो यह सब जो है सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा गया है। मलाईगिरी की पहाड़ी छोटा नागपुर की पठार झारखंड में है। बादाम की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, यह पहाड़ उड़ीसा में मयूरभंज जिला में। तो कुछ कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में इसको देख लेना है। और देखिए दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं कि सजाने के लिए आपको दिया जाएगा, तो यह इसमें भी सजाने के लिए दे दिया गया है। जैसे पश्चिम घाट में स्थित पर्वत चोटिया को उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए दिया गया है। कालसुबाई, फिर महाबलेश्वर, यह सब हम लोग पढ़े हैं अभी अभी कि यह महाराष्ट्र का एरिया है। कुद्रेमुख कर्नाटक का है। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी के ऊंची चोटी है। फिर अन्नामुदा यह केरल में है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण, पश्चिमी घाट का या पश्चिमी घाट का उत्तर से दक्षिण देख लीजिए। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, फिर दक्षिणी सह्याद्री अभी हम बताए हैं। दूसरा में बालाघाट की पहाड़ी हो जाएगा, हरिश्चंद्र। सब अभी हम जो है चर्चा कर चुके हैं। वही चीज को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो इसको जो है ना दोस्त, रटने से ज्यादा बेहतर है कि आप मैप को समझिए 1 से 2 बार, आपको इजी वे में जो है दोस्त याद हो जाएगा। यही पॉइंट था आज का लगभग यही पॉइंट था दोस्त। कल हम लोग फिर आगे एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे हम लोग मैप के सहारे से ही। क्या टॉपिक है आपको बताया जाएगा कल। और आज हम लोग देख लिए तटीय पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना, यह सब अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत की पर्वत पहाड़ी एग्जामिनर पूछते पूछते थक गया है। अब वह उठा लिया है पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत को। तो अधिकांश चीज जो है आपको देखने को मिलेगा मैप के सहारे। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान में रखना है। और एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग PDF के रूप में जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस सरल तरीका से समझने में आसानी हो रहा होगा, मतलब बहुत आपको हेल्पफुल वीडियो साबित हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो, और आगे भी ऐसा ही एक के बाद एक आपके लिए जो है दोस्त अच्छा से अच्छा, मतलब जहाँ तक मेरे से संभव हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो पाएगा, जितना आसान तरीका से संभव हो पाएगा वहाँ तक आसान से आसान तरीका आप लोग के सामने लाते रहेंगे। और कुछ कुछ पे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि मेन मेरा टारगेट है दोस्त एग्जाम, ना कोई हम टीचर है और ना कोई हम भी एक स्टूडेंट है। बस एग्जाम को फोकस करना है, ना हमको विद्वान बनना है और ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है। बस मेरा टारगेट है बस एग्जाम को फोड़ना, एकदम एग्जाम फोड़ देना है, एकदम रिजल्ट ले लेना है। किसी भी तरह रिजल्ट को छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखना है हम लोग, रिजल्ट इस बार किसी भी तरह लेना है। बस जितना हम कह रहे हैं उतना आप लोग करते जाइए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए, टेस्ट दीजिए। हमने 45 दिन का टारगेट बनाया है। 45 दिन में आपका पूरा जो है सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, और आपको क्विज के माध्यम से उसका परिणाम आपको जो देखने को मिलेगा। टेस्ट भी लेंगे क्विज के माध्यम से। पर डे एक टारगेट दिया जा रहा है। आज से जो दोस्त शुरू हो गया है, आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। अपने आसपास के लोगों को बताइए इस ग्रुप के बारे में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, कोई इसमें चार्ज नहीं लग रहा है और एकदम डेडिकेटेड रूप से यह ग्रुप चलेगा। कोई किंतु परंतु और इसमें दिस डेट नहीं होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। आप लोग जुड़ते हैं तो और हमको अच्छा करने का अंदर से जुनून आता है, और अच्छा हम जितना सोच सकते हैं
उससे बढ़ चढ़ के हम इसमें भाग ले रहे हैं हम भी, और आप लोग भी जुड़िए। यह सब कोई का हम लोग का एक ग्रुप का चैनल है, न यह मेरा है चैनल न कोई और का है, हम सब भाई बहनों का यह चैनल है और एक ग्रुप है यह। बस इसके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्त एक बात और है कि कभी कभी लिखने के क्रम में या कभी बोलने के क्रम में छोटी मोटी जो है ह्यूमन एरर होते रहता है, तो इस सब बात पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे अपना समझदारी दिखाना है कि हाँ अगला से यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा बोलने के क्रम में या फिर लिखने के क्रम में, कभी आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगा या कभी टंग स्लिप हो जाता है। तो बोलने का आदमी का माइंड में कुछ और रहता है, बोला जाता है कुछ, सबके साथ होता है, आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा। तो इस सब चीज को इग्नोर करना है। जो चीज अच्छा मिल रहा है, हाँ कहीं आपको गलती लग रहा होगा, कोई फैक्ट गलत लग रहा होगा, तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ पे गलता की, हमको भी आगे से ध्यान रखने में आसान हो। ऐसे ह्यूमन एरर के रूप में इसको समझना है, विशेष इस पे ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा किंतु परंतु दिमाग नहीं लगाना है। बस अपना जो काम है, अपना जो अच्छा चीज़ मिल रहा है, जो कुछ जो मेन फैक्ट है उसको अपना गेन करना है। और जो कुछ होता है सब कोई से कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होता ही है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। और मेरा आज से जो है टेलीग्राम चैनल पे क्यूज शुरू हो रहा है, उसका टाइमिंग जो है दोस्त बहुत आप लोग को बोल दिए और उसमें बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है, अधिकांशतर लोग का 9 बजे से क्यूज रखने का। तो शायद यही टाइमिंग, शायद क्या लगभग आज हम अभी घोषणा करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज दे रहे हैं, दे देंगे, लगभग 9 बजे से ही क्यूज का टाइमिंग रहेगा, ताकि सब कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके। दोस्त सीरियसली आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। 10 से 15 दिन आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, अगर नहीं बेनिफिट हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिएगा ग्रुप, या जो भी आपको करना होगा कीजिएगा, लेकिन 10 दिन आप मेरे को दे करके देखिए और इसका परिणाम 10 दिन के बाद से आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों यही था आज का मेरा टॉपिक और मैसेज। जो भी है, जो भी भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक दे दिया जाएगा, आप जुड़ जाइए, अपने टेस्ट दीजिए, पढ़िए, टारगेट पर डे आपको टारगेट दिया जाएगा डेली होमवर्क सीरीज के रूप में, और वीडियो के माध्यम से भी आपको मेन एग्जाम की दृष्टि से हर टॉपिक को जो है करवाया जाएगा। धन्यवाद।